चालू हो गए। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी से बताया था कि आप सभी के लिए नया बैच स्टार्ट हो चुका है और आपको हमने एक वीडियो में पढ़ाया था परिचय, यानी कि आपका जो साइंस का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसका परिचय पढ़ाया था और परिवर्तन के बारे में कुछ डिस्कशन किया गया था। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, इसके बारे में हमने पढ़ा था। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं के बारे में, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है, अपने सिलेबस के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो बिना देर करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। देखिए आपका रासायनिक अभिक्रिया जो है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने हेडिंग डाला है रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जब दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इसमें आप उदाहरण भी देखेंगे। उदाहरण क्या देखेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पे हमने ले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमने लिया और ध्यान से देखिएगा, दो या दो से अधिक, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है, और एक नए गुण धर्म वाली चीज हमें बनाना है। तो हमने हाइड्रोजन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया O2। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हमने रिएक्शन अगर हमने कराया तो यहाँ पे आपका H2O यानी कि जल बना, एक नया पदार्थ बना। ठीक है, इसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। समझ में आया। बिना देर करते हुए और आगे बढ़े, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक क्या है। दो चीज इसमें बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्या क्या होते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। रासायनिक अभिक्रिया में दो महत्वपूर्ण चीजें होती है। पहला होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। ठीक है, पहला अभिकारक, दूसरा उत्पाद। अब देखिए अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद क्या है। भाई जब समझ में आएगा तभी हम जान पाएंगे कि क्या कैसे होता है। ठीक है, तो पहले हम अभिकारक के बारे में जानेंगे। अभिकारक क्या है, तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक समीकरण, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। और उत्पाद किसे कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होती है। अब कैसे सर, आपने बता दिया, ये परिभाषा तो बता दिया, लेकिन कैसे, तो फॉर एग्जांपल आपको वही देंगे जो हमने केमिकल रिएक्शन में देखा था। उदाहरण देखिएगा, हमने हाइड्रोजन लिया था और क्या लिया था, ऑक्सीजन। हमने क्या बनाया, जल, H2O। ठीक है, अब कैसे हुआ, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ये जो भाग लिए हैं रासायनिक अभिक्रिया में, ये क्या है, अभिकारक। अभिकारक। ठीक है, अब देखिए ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया से होती है, तो भाई जाहिर सी बात है किसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया से हुई है, तो जल का। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्पाद। ठीक है, अब देखिए हम अपनी अगली हेडिंग की तरफ बढ़ेंगे बिना देर करते हुए। आपका पहला हेडिंग, दूसरा हेडिंग आपका क्या है, रासायनिक समीकरण। ठीक है, अभी हमने जाना क्या कि रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, और उसके बाद अब हमारा दूसरा हेडिंग होगा क्या, रासायनिक समीकरण। तो इसमें क्या होता है, ध्यान से समझिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। ये बात तो सही है कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं रासायनिक समीकरण के द्वारा ही निरूपित किया जाता है। कैसे किया जाता है उदाहरण में मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, आगे देखिए, रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीक सूत्र, प्रतीकों के सूत्र, जैसे हमने कहा मैग्नीशियम तो Mg लिखा जाता है ना, वही सूत्र की बात किया जा रहा है यहाँ पे, का प्रयोग किया जाता है। प्रतीक के साथ उसकी भौतिक अवस्था भी दर्शाया जाता है। अब उदाहरण के लिए हम क्या लेंगे, उदाहरण के लिए आपका है मैग्नीशियम का अगर ऑक्सीजन से दहन किया जाए, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से दहन किया जाए, तो जैसे कि आप Mg प्लस O2, ठीक है, Mg प्लस O2, मैग्नीशियम का हम क्या कह रहे हैं, दहन। अब Mg प्लस O2 अगर हमने किया तो यहां आपके पास क्या आएगा, MgO2
ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपका मैग्नीशियम है, ये आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ हमने दहन किया, ठीक है, वायु में, और वायु ही है ऑक्सीजन। उसके बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यही आपकी रासायनिक समीकरण है, समीकरण के द्वारा ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। समझ में आई। अब आपका अगला हेडिंग हम लोग समीकरण को संतुलित करना, ठीक है। अब देखते हैं कि समीकरण जो होता है उसे हम कैसे संतुलित कर सकते हैं। देखिए, समीकरण का संतुलित करना हमेशा हर बार क्वेश्चन आता है, संतुलित करना रहता है, लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है कि समझ नहीं आता है। समझ ना आने का प्रमुख कारण क्या है कि हमने अच्छे ढंग से हम पढ़े नहीं रहते, हम जल्दीबाजी में सब कुछ पढ़ के हट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम अच्छे ढंग से पढ़ने आए हैं, ठीक है। तो आप देखिए, हम समीकरण को कैसे संतुलित करना सीखते हैं, समीकरण को संतुलित करना, ठीक है। यहाँ पे देखिए Fe है, यहाँ पे H2O है, ठीक है। Fe है, H2O है। अब इसको हम समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे, तो यहाँ पे तो हम भी लिख सकते हैं Fe3 प्लस O4, क्या, प्लस O4 और H2 प्लस H2। अब बात यहां आएगी, ये समीकरण क्या संतुलित है, नहीं है, बिल्कुल संतुलित नहीं है। अब इसको संतुलित हम करेंगे कैसे, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताने जा रहा हूं मैं। यहाँ पे लिखिएगा तत्व, और यहाँ पे लिखिएगा अभिकारक, अभिकारक, और यहाँ पे लिखिएगा उत्पाद। देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका है, तत्व जो भी है लिख लीजिए। यहाँ पे है Fe, यहाँ पे H और यहाँ पे O। अब देखिए, पहले में Fe कितना है, अभिकारक में देखिएगा ये आपका उत्पाद है, पहले में कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, तो 2 है। ऑक्सीजन कितना है, तो 1 है। उत्पाद में आइए, तो Fe यानी कि लोहा कितना है, Fe आपका 3, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 4, और हाइड्रोजन कितना है, 2। यानी कि आपका जो ये दोनों है ना, ठीक है। अब देखिए, आपको क्या करना है, इसमें कैसे समझना है, आपको इसको 3 करना है। यहाँ पे 3 है तो इसको भी 3 कर देंगे, जब संख्या बराबर होगी तभी ये संतुलित होगा। इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, इसको सिंपली 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे 3। यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहां से हमने 3 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने संतुलित ये पहले ही कर दिया, ठीक है, कर तो दिया है, लेकिन बात हमें अभी आपको घुमाने वाली बात आ गई यहाँ पे। क्या, तो अभी हमने आपसे क्या कहा कि ये आपको क्या संतुलित लग रहा है, क्या लग रहा है, नहीं। तो अब देखिए, अब इसमें हम करेंगे क्या, ये 3 हम अभिकारक की तरफ बढ़ाएंगे। किधर बढ़ाएंगे भाई, अभिकारक की तरफ। यानी कि यहाँ पे Fe3, 1 मिनट, Fe3 हम इधर बढ़ा रहे हैं, इसको संतुलित हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमने Fe3 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम 4 यानी कि गुणा कर देंगे, किसका है ये, हाइड्रोजन का। 4 से कितने से, 4 से कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पे भी क्या कर देंगे हम, 4 से गुणा कर देंगे भाई, यहाँ पे भी हम 4 से गुणा कर दिए, 8। यानी कि अब यहाँ प्लस हम लगाएंगे, ठीक है। अब प्लस लगाने के बाद H2O, 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 इसको ब्रैकेट में आप कर सकते हैं, यहाँ 4 कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आगे आगे क्या होगा, अब Fe3, ठीक है, O4, ठीक है, और क्या है आपका लास्ट में H2, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका, ये आपका समीकरण संतुलित हो गया। अब कैसे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका Fe3 दिख रहा है सर, यहाँ पे भी Fe3 दिख रहा है। देखिए यहाँ पे 2 दूना 4 होता है, ठीक है। आपका ऑक्सीजन 4 दिख रहा है, तो यहाँ पे आपके ऑक्सीजन 4 दिख रहे हैं। हाइड्रोजन 2 दिख रहे हैं, हाइड्रोजन
आपके 2 दिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और है, एक मिनट MgO2 हटा देते हैं। 2 तो दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन जो है भाई, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ही दिख रहा है, जो कि यहाँ हमने 4 से इसको गुणा कर दिया तो यहाँ पे और 8 आ गया। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन आपको क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे इसके करने के लिए तो हम करेंगे 3Fe प्लस आपका हो जाएगा 4H2O, 4H2O gives out Fe3O, Fe3O4 प्लस 4H2, 4 दूना 8, और ये भी आपका ये यहाँ पे करेक्ट संतुलित हुआ। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़। आपका अगला हेडिंग जानते हैं क्या है? आपका अगला हेडिंग है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो रासायनिक समीकरण जो है इसका संतुलित करना आवश्यक है, और क्यों? तो क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम बना रहे, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विन्यास का। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि रासायनिक अभिक्रिया से पहले अभिकारक एवं उसके बाद उत्पाद, यानी कि हमने अभी अभिकारक और उत्पाद के बारे में बताया। तो रासायनिक अभिक्रिया से पहले जो आपका अभिकारक आता है और उसके बाद में जो आपके उत्पाद आता है, उस प्रत्येक पदार्थों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। यानी कि अभी जब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कर रहे थे, यानी कि उत्पाद में भी और अभिकारक में भी दोनों तरफ उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए, तभी आपका समीकरण संतुलित माना जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और आपका अगला जो टॉपिक आएगा, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हम नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे, यानी कि अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।